उस समय तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला एक प्रांत था भारत का। तो मोहम्मद अली जिन्ना का जो प्रभाव रहा सीधी कार्रवाई दिवस का, वो सबसे ज़्यादा प्रभाव कहाँ पर रहा? पश्चिम बंगाल के कौन सी जगह है जी? नोआखली नामक जगह पर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा, जो सीधी कार्रवाई दिवस था 16 अगस्त 1940 को। तो ये घटना चल रही थी एक तरफ 1940-47 की, किसकी घटना चल रही थी? संविधान सभा की, देश को आजाद कराने की व्यवस्था चल रही थी। संविधान सभा की बैठकें हो रही थी, संविधान सभा में चर्चाएं हो रही थी, प्रारूप समिति, कोई झंडा समिति, अलग अलग समितियां अपना अपना काम कर रही थी। और दूसरी तरफ इस तरीके के दंगे भड़का दिए। किसने दंगे भड़का दिए थे? मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर पश्चिम बंगाल में और पश्चिम बंगाल के नोआखली में ये दंगे भड़क गए थे। अब देखिए अगला मुद्दा क्या रहता है यहाँ पे, एक छोटा सा ही पॉइंट है, तो उसके बाद चलते हैं कैबिनेट मिशन को दूर समझने के लिए। महात्मा गांधी ने बंगाल के नोआखली में पहुंचकर दंगों को शांत कराया था। तो ये बहुत बड़ी अहमियत थी, महात्मा गांधी जी ने बहुत बड़ी उपलब्धि थी। एक तरीके से आप कह सकते हो कि महात्मा गांधी ने, अकेले एक व्यक्ति ने अपनी विचारधारा से, अपनी सोच से, अपने व्यक्तित्व से, अपनी क्षमता से, अपनी दूरदर्शिता से इतने बड़े पैमाने पर दंगे भड़क गए थे, हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे। एक तरीके से सरल शब्दों में बोले तो आप बंगाल के इस जगह पर, इस नोआखली नामक जगह पर दंगों को शांत कराया था। और दिल्ली में एक तरफ भारत को आजाद कराने की प्रोसेस बहुत तेजी से चल रही थी, बैठकें बहुत तेजी से चल रही थी, और यहाँ पर दंगों को शांत कराने के लिए महात्मा गांधी पहुंचे, उन्होंने शांत कराया। इसी वजह से महात्मा गांधी को जो भारत के अंतिम वायसराय थे, कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। इसी वजह से महात्मा गांधी जी को क्या कहा गया? यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसे, वन मैन बाउंड्री फोर्स। महात्मा गांधी को आप नोट करेंगे, महात्मा गांधी को भारत के अंतिम वायसराय ने वन मैन, आप समझ सकते हैं एक व्यक्ति ने इतने बड़े दंगे शांत करा दिए, तो ये वाली संज्ञा दी, वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। किसने कहा? लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी जी को ये बात बोली थी। महात्मा गांधी को भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। इन्होंने महात्मा गांधी जी को ये वाली उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी थी? वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि दी थी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ पाए होंगे। जैसा कि मैंने आपको डेट्स बताई, आप इन डेट को रिपीट करके, वीडियो को पॉज करके आसानी से लिख लेना। ज़्यादा इंपॉर्टेंट शुरू में कोई डेट नहीं, लेकिन 24 मार्च को आप लिखेंगे। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया था। उसके बाद उन्होंने अपनी सिफारिशें दी थी। अब क्या सिफारिशें दी थी, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। तो आगे देखिएगा, अगला मुद्दा मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ कैबिनेट मिशन में ही। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, हो सकता है 2 वीडियो में कवर होगा कैबिनेट मिशन, तो 2 वीडियोस मिलेंगे कैबिनेट मिशन को आपको प्यारे बच्चों सभी लोगों को। तो देखिएगा कैबिनेट मिशन के बारे में चर्चा करते हैं आगे। तो कैबिनेट मिशन कब आया? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहाँ पे आया? भारत आया था। एक बार फिर नोट कर लेना आप, 24 मार्च 1946 को आया था। अब चर्चा करते हैं थोड़ी सी, वो एक अलग पहलू था, अलग पक्ष था जो मैंने कैबिनेट मिशन का बताया। अब दूसरा पहलू देखिए आप, दूसरा पहलू क्या है इसका, कैबिनेट मिशन का। इस कैबिनेट मिशन में 3 लोग आए थे। कितने लोग आए थे? 3 लोग आए थे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 लोग आए थे क्लीमेंट एटली के आदेश पर। क्लीमेंट एटली के द्वारा बनाए गए एक आयोग में ये 3 लोगों को भारत में भेजा गया था। तो 3 लोग में कौन थे? एक थे पेंथिक लॉरेंस, कौन सा व्यक्ति था? पेंथिक लॉरेंस थे एक, और एक थे एवी अलेक्जेंडर थे, और एक जो तीसरे थर्ड पर्सन थे वो थे आपके स्टेफर्ड क्रिप्स थे। वो कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है ना? ये तीनों व्यक्ति भारत में आए थे। कब आए थे? 24 मार्च 1946 को। कौन से मिशन में आए? कैबिनेट मिशन में आए थे।
कैबिनेट क्यों बोला गया है, वो इस वजह से बोला गया, आपने देखा होगा सरकारों में, हमारे यहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में या उनके मंत्रिमंडल एक होता है कि नहीं, इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं, कैबिनेट। तो ये भी क्लीमेंट एटली के वहाँ कैबिनेट के सदस्य थे, वहाँ की सरकार के सदस्य थे, इस वजह से इस मिशन को ही नाम दे दिया गया था कैबिनेट मिशन। इसमें कि वैसे ये पॉइंट आता नहीं है, वैसे लिख लीजिए, व्यापार बोर्ड और नौसेना। देखिए ये जो थे एवी अलेक्जेंडर जो थे, इनके पास जो कार्यभार था वो थे ये नौसेना मंत्री थे। कौन थे, नौसेना मंत्री थे ये, वहां पे वहां की सरकार में नौसेना मंत्री थे। और ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे ये ब्रिटेन के। ये सरकार में ही पद थे इनके पास, ये नौसेना का पद था, ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। और असल में पेंथिक लॉरेंस को जो बनाया गया, ये कौन थे, ये भारतीय सचिव के पद पर थे, वैसे भारतीय सचिव, ये वाला पद इनके पास था। और इस मिशन की अध्यक्षता भी किसने की, पेंथिक लॉरेंस ने अध्यक्षता की थी। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन किसकी अध्यक्षता में भारत आया, तो कैबिनेट मिशन पेंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में भारत आया था प्यारे बच्चों। तो आप इस पॉइंटों को उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। तो ये तीन व्यक्ति थे, पेंथिक लॉरेंस था, एवी अलेक्जेंडर थे, तीसरे स्टेफर्ड क्रिप्स थे, जो कि 1942 में भी आ चुके थे। फिर 1942 के बाद 1946 में भी दोबारा से ये भारत में आते हैं। तो एक तरीके से इनकी क्या भूमिका थी, क्या रूपरेखा थी, क्या पॉइंट ऑफ व्यू इन्होंने रखे थे, वो देखिए आपके सामने में रखता हूँ, एक एक पॉइंट आप रख सकते हो। कैबिनेट मिशन ने कहा भारत में, घोषणा क्या क्या थी कैबिनेट मिशन की, आप घोषणाएं है ना पढ़ सकते हो, क्या क्या घोषणा कैबिनेट मिशन ने रखी थी यहाँ पर। तो देखिए पहली बात, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, संघ की स्थापना की जाएगी, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। पहला मुद्दा रखा, पहला पॉइंट रखा इन्होंने। कहने का मतलब पूरे भारत के स्तर पर जो भी सरकार चलेगी संविधान चुनने के बाद, वो एक सरकार होगा, एक प्रधानमंत्री होगी, इसका उसे बोला गया अखिल भारतीय स्तर या संघात्मक शासन उसे कह सकते हैं। तो ये मुद्दा रखा, ठीक है। दूसरा मुद्दा क्या रखा, पाकिस्तान बनाने की मांग को, पाकिस्तान बनाने की मांग को क्या कर दिया इन्होंने, अस्वीकार कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था, पाकिस्तान बनाने की मांग को अस्वीकार कर दिया था। ये भी मुद्दा आपको याद रखना है, कैबिनेट मिशन वालों ने इस व्यवस्था को यहाँ पर रखा था, इसी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना का भी मैंने आपको बताया है। तीसरा पॉइंट था संविधान सभा का गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा भाई, किसी संविधान को बनाने के लिए एक सभा तो बनेगी, उसमें लोग तो आएंगे और लोग फिर चुन करके आएंगे कहीं ना कहीं से। ये व्यवस्था रखी गई, ये प्रारूप रखा गया, ऐसे ही तो उठा के संविधान सभा में रख नहीं देते, कुछ योग्यता देखते, कुछ लोगों का रिप्रेजेंटेशन देखते, ठीक है ना। तो इस सारी व्यवस्था को, प्रोसेस को रखा गया, किसका गठन किया जाएगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो अगला मुद्दा था संविधान सभा के लिए चुनाव अप्रत्यक्ष, कैसा चुनाव किया जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव, संविधान सभा के लिए चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप इसे समझ पाए होंगे, ये तीन चार पहलू बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पहलू हैं, और इसके अलावा भी कुछ पहलुओं को इस व्यवस्था में रखा गया था। अगला मुद्दा ये था संविधान सभा, अगला मुद्दा था, इसमें आप नोट करेंगे, संविधान सभा में प्रत्येक प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव जो चुन करके आएगा, जो संविधान सभा में बैठेगा, जो बैठकों में भाग लेगा, संविधान को बनाने के निर्णयों में भाग लेगा। संविधान सभा में प्रत्येक प्रतिनिधि 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर चुनकर आएगा, 10 लाख की जनसंख्या पर क्या होगा, प्रत्येक प्रतिनिधि चुन करके आएगा। इस व्यवस्था को स्थापित करने का काम कैबिनेट मिशन के द्वारा कुछ प्रमुख भूमिकाओं के साथ, प्रमुख घोषणाओं के साथ या प्रमुख मांगों के साथ किया गया था। और इसी सिलसिले में एक और बात बता देता हूँ, एक और मुद्दा यहाँ रखा था, तो वो मुद्दा था, आपको पता ही है, देशी रियासतें थी भारत में, देशी रियासतें आप यहाँ पढ़ सकते हो, प्लस
ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे, ब्रिटिश भारत के प्रांत थे, इन सभी को जो शक्तियां थी, कुछ प्रमुख शक्तियां थी, उनको भी दे दिया था कानून बनाने के लिए। जैसे विदेश विभाग ले लीजिए, जैसे संचार था एक डिपार्टमेंट, है ना, संचार के ऊपर, टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर, है ना, और रक्षा से संबंधित या प्रतिरक्षा से संबंधित, ये तीनों विभाग थे। इन तीनों विभागों का भी काम या अधिकार किसे दे दिया गया? संविधान सभा के ही सुपुर्द कर दिया गया। कहने का मतलब संविधान सभा का चुनाव होगा, लोग चुन करके आएंगे, गठन करेंगे, तो विदेश से संबंधित फैसलों पर, संचार से संबंधित फैसलों पर या रक्षा से संबंधित फैसलों पर कौन फैसला लेंगे? जो देशी रियासतें और ब्रिटिश साम्राज्य से या ब्रिटिश भारत के प्रांतों से लोग चुन करके आएंगे, वही डिसीजन, वही निर्णय इसमें लेंगे। तो ये भी प्रमुख तीन पहलू थे। इससे पहले जो तीनों मामले थे ये क्रिप्स मिशन में भी थे, लेकिन क्रिप्स मिशन में क्या कर दिया था उन्होंने? एक डोमिनियन राज्य दे देंगे, लेकिन इन पर फैसला कौन लेगा? भारत का वायसराय लेगा। तो ऐसे तो भारतीय लोगों ने मना कर दिया, ऐसे तो देश का संविधान चल नहीं पाएगा। तब तो भारतीय लोगों के हाथों में आप शक्ति को नहीं देंगे, तो वो अपने तरीके से अपने लोगों के ऊपर शासन करेंगे। तो इन तीनों विषयों को, सब्जेक्ट्स को भी यहाँ पर रखा गया था। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा तो है ही 24 मार्च 1946, पेंटिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, ये सदस्य थे, ये दूसरे सदस्य थे। अखिल भारतीय संघ बनाने की बात की गई, एक संघ बनाने की बात की गई। पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया, मोहम्मद अली जिन्ना नाराज हो गए, उन्होंने सीधी कार्रवाई दिवस वगैरह वगैरह। संविधान सभा का गठन किया जाएगा, सभा बनेगी जो संविधान बनाएगी। जो चुनाव होगा वो कैसा होगा? इनडायरेक्ट रूप से होगा, डायरेक्ट जनता नहीं चुनेगी, कुछ प्रतिनिधि होंगे वो चुनेंगे, जैसे राज्यसभा का चुनाव होता है। संविधान सभा में प्रत्येक प्रतिनिधि कितने लाख लोगों पर, ये इसमें एक रख दिया गया, कितने लाख लोगों पर चुन करके आएगा? 10 लाख लोगों पर प्रतिनिधि चुन करके आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगला मुद्दा इसमें देख लेते हैं। अगला मुद्दा क्या रहा? तो ये मांगे, प्रमुख मांगे थी किसकी? कैबिनेट मिशन की ये प्रमुख प्यारे बच्चों मांगे थी। अब इसमें से देख लीजिए, आपको मैं बता देता हूं। 389 सदस्य कुल रखे गए, कुल सदस्य 389 कुल सदस्य किसके लिए रखे गए? संविधान सभा के लिए रखे गए थे। क्योंकि आपको पता है जब चुनाव की बात करी, प्रत्येक 10 लाख लोगों पर चुनकर के बात करी, तो कुछ ना कुछ तो सीटें निर्धारित की जाएंगी, कुछ ना कुछ संख्या में तो सीटें आएंगी, तभी तो लोग चुन करके आएंगे, या वैसे थोड़ी नहीं हो जाएगा। तो 389 लोगों की एक सदस्य रखे गए कि जो कि चुनावों में ब्रिटिश भारत के प्रांतों से या देसी प्रांतों से, माफ कीजिए, देसी रियासतों से या कमिश्नरी क्षेत्रों से चुन करके उनको आना था। जो चुन करके आएगा वो संविधान सभा में बैठेगा, संविधान बनाने की दिशा में काम करेगा। तो इनमें जो लोग आए थे मैं बता देता हूँ आपको। इसे हटा देते हैं साइड में प्यारे बच्चों, इसे हटा करके आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, 1-2 वीडियोस में कवर होगा ये पूरा टॉपिक आपका। इसमें ऐसे देखिए, ऐसे आप बांट लेंगे 3 रूपों से। इन सीटों को बांट दिया गया, 3 तरीके से इन सीटों को बांट दिया गया चुनाव के लिए। फिर बाद में चुनाव भी होता है, कौन कितने जीतता है, कितने हारता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए 296 सीट, 296 सीट्स तो यहाँ पे दे दी गई। 296 के अलावा, ठीक है, 93 सीट्स यहाँ पे रखी गई। उसी कैबिनेट मिशन के द्वारा ये सारी व्यवस्था की जा रही थी। 296 सीट यहाँ रखी गई, 93 सीट यहाँ पे रखी गई। और आपको बता दूं 4 सीट्स यहाँ पे रखी गई। देने बोला गया कमिश्नरी प्रांत, क्या बोला गया? कमिश्नरी प्रांत से चुने जाने वाले लोग, जो कि कुछ कमिश्नरी प्रांत होते थे, उनमें से उनके लिए 4 सीटों को यहाँ रखा गया था। 93 सीट किसके लिए थी? 93 सीटों को आप लिख लेंगे। ये सीटें जो दी गई, ये दी गई देशी रियासतों को, देशी रियासतों को, जिन पर कोई ना कोई शासक या मुस्लिम शासक या कोई और भी शासक शासन करते थे। जो 93 सीट्स वगैरह थी वो देशी रियासतों के लिए प्रदान की गई थी, है ना, अलोकेट करी गई थी, आवंटन किया गया था 389 में से। और 296 जो सीट थी, वो 296 सीट किसके लिए आवंटित की गई? तो आप यहाँ लिखेंगे ब्रिटिश भारत प्रांतों के लिए, ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए ये सीटें 389 में से रखी गई थी। तो एक प्रारूप था चुनाव लड़ने के लिए, जो कि चुनाव लड़ने के लिए 296 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से लड़ करके आएंगे, चुनाव दी, ये सीटें दी जाएंगी। 93 देशी रियासतें जो भारत में है, जिन पर अलग अलग लोग शासन करते हैं, 4 कमिश्नरी प्रांत। तो यहाँ पर चुनाव होना था। 389 कुल सदस्यों की संख्या संविधान सभा के लिए रखी गई थी, ये कैबिनेट मिशन के माध्यम से।
तो बच्चों ये था टॉपिक। यहाँ तक कैबिनेट मिशन अभी आगे भी आएगा, अगली वीडियो में आएगा, जो कि पूरा संविधान बनाने की एक आधारशिला थी। अभी तो ये मैंने एक वीडियो में आपको कंप्लीट किया है, फिर अगली वीडियो में और आपके सामने इस टॉपिक को मैं आगे बढ़ाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। यदि नहीं भी समझ पाते तो अगली वीडियो में समझ में आ जाएगा। कमेंट में जाकर, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट प्यारे बच्चों मेरे लिए कर सकते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के। तो पॉलिटी की अभी तक ये पॉलिटी अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक एक्ट चल रहे थे तो एक्ट ये खत्म हो गए। अब संविधान सभा का क्या होगा, श्री गणेश होगा। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर आएंगे। 22 जनवरी 1947 आएगा, 29 अगस्त 1947 46 आएगा। प्रारूप समिति आएगी, एजेंडा समिति आएगी, संघ संविधान समिति आएगी। सारी समितियां आएंगी जिन्होंने संविधान को बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य किए। BR अम्बेडकर के रूप में ले लीजिए, जवाहरलाल नेहरू के रूप में, सच्चिदानंद सिन्हा के, सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इन समितियों को बनाने का काम किया। और हाँ, एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, इसी बीच जब ये कार्य चल रहा था कैबिनेट मिशन का, संविधान सभा बनाने का, तो इसी बीच एक अंतरिम सरकार की स्थापना और की गई थी। अंतरिम सरकार 2 सितंबर को निर्धारित की गई थी। 2 सितंबर 1946 के आसपास ही निर्धारित की गई थी। तो भारतीयों को ये अधिकार दिया गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कि भारतीय लोग कहाँ तक देश को चलाने में सक्षम हैं। तो 2 सितंबर 1946 को एक सरकार का भी गठन हुआ, तो उसको भी मैं कल चर्चा करूंगा, अगली वीडियो में आपके लिए चर्चा करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें वीडियो को देखने के बाद। ऐसा नहीं है आपने वीडियो देखी और रख दिया मोबाइल, आप शेयर करें, अपने दोस्तों से बांटें जो भी तैयारी कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि आने वाले समय में जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा, मे भी 3 मई से खत्म ही हो जाएगा, जहाँ तक जैसा भी भारत सरकार के दिशा निर्देश आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के, तो आप अपनी तैयारी में अभी से लग जाइए। बहुत बेहतरीन तरीके से प्रयास कीजिए आप अपनी तैयारी के लिए। अपना समय, अपना टाइमिंग, अपना शेड्यूल आप बना लीजिए कि 2 घंटे GS पढ़ना है, कि 1 घंटे मुझे मैथ करना है, कि 2 घंटे मुझे रीजनिंग करनी है ना। राजस्व लेखपाल की बिल्कुल वैकेंसी आपके ऊपर है, 5200 की, बहुत अच्छा चांस है। इंटर से ये वैकेंसी आएंगी। CCC होगा नहीं होगा ये संशय की बात है, उसे आप छोड़ दीजिए। आप अपनी तैयारी पे विशेष ध्यान दीजिए। UPSI की तैयारी जबरदस्त तरीके से आप करिए, यही काम आएंगे मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के चल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से तैयारी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर कोई भी व्यक्ति नया जुड़ता है तो आप अवश्य सब्सक्राइब करें सबसे पहले, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।